Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और आपको इन लेक्चर्स का PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे मैं सेंड करूँगा, वो ज्वाइन करके रखना ज़रूर। ठीक है, तो आज से हम इंशाल्लाह वन शॉट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, पहले हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन्फेक्शन कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये सारा ख़त्म हो जाएगा विद इन 15 डेज़। उसके बाद हम MSN फर्स्ट पढ़ेंगे, मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा 15 डेज़ में, मतलब 1 मंथ आपको लगेगा। अभी आपको 2 मंथ से एग्ज़ाम के लिए इंशाल्लाह 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पे मैं मतलब मेरे से जितना भी होगा मैं एक लेक्चर में मैक्सिमम पोर्शन करूँगा, कवर करूँगा चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पहले चैप्टर की बात करेंगे दैट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और चैप्टर भी। ठीक है, इसमें एक टॉपिक बचेगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। बाकी सारा पोर्शन मैं इसी लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक टॉपिक रहता है लास्ट वाला, वो कल्चर मीडिया, वो पेंडिंग रहेगा बस इसमें, बाकी सारा मैं इसमें कवर करूँगा। ठीक है, और इजी नोट से आपके लिए, और जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ही आपको करना है। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम मतलब के लिए पढ़ना है, ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छी खासी परसेंटेज लानी है, ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो फिर वो अलग बात है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए अभी आप ये पढ़ो बस, इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, 90% प्लस आएंगे, बस इतना पढ़ लेना। ठीक, मैंने और इजी नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स है, लाइक बैक्टीरिया है, फंजे है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स है उनका हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, ठीक है, या तो हम माइक्रोब्स बोलेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, और वेरी टिनी लिविंग, आपको देखो जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको पता है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं तेज़ पढ़ाऊँगा, तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है अच्छे से, वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, which cannot be seen under a naked eye but we can see them अंडर ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, आपको पता है। दे इंक्लूड बैक्टीरिया आता है इसमें आता है वायरसेस, फंगई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, ये सारे हैं इनमें, मतलब ये मेन क्लासिफिकेशन है इनकी। ठीक, दे में भी, अब जो ये माइक्रोब्स है दे में भी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। देखो ये आपने पढ़ा होता है किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, वो 12th का चैप्टर है, आपने पढ़ा होता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, इसमें आते हैं सिंगल सेल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल, जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। उसके बाद मल्टी सेलुलर, ठीक है, इसमें आते हैं सम फंगई एंड एल्गी। ठीक है, कुछ फंगई वो मल्टीसेलुलर है और एल्गी भी कुछ मल्टीसेलुलर है, मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। उसके बाद आते हैं एसेलुलर। एसेलुलर का मतलब विदाउट सेल्स, इनमें सेल्स होते हैं बट वो ट्रू सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये लाइक यहाँ पे एग्जांपल वायरसेस, कुछ वायरसेस जो है, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब सारे वायरसेस जो है दे आर एसेलुलर, दे आर विदाउट ट्रू सेल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बोला हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोज। पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, वाल्स कैसे होते हैं, सेल वाल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, ये सारा स्ट्रक्चर हम इनके बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेट्स लुक एट ईच ग्रुप। ठीक है, मतलब हर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला जो है दैट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आता है इसमें सेल वाल।
ये आपने पढ़ा होता है। सेल वॉल जो बैक्टीरिया का जो होता है दैट्स द रिजिड, और ये जो सेल वॉल है इसकी वजह से बैक्टीरिया को एक शेप मिलती है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होता है ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को ड्यू टू इट्स पेप्टाइडोग्लाइकन। जो सेल वॉल होता है ना बैक्टीरिया का, उसमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये आपने पढ़ा होता है तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। सेल वॉल बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, जो कि इसको प्रोटेक्शन में काम आता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर पढ़ाया है आपको, ठीक है, ये जो मैं पढ़ाऊँगा आपको स्ट्रक्चर ये मतलब इन शॉर्ट होगा, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन और आउट, ये आपने पढ़ा होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट एक्ट्स एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जो चीज़ अंदर ले जानी होगी उसको अंदर लेता है और जो बाहर फेंकनी होगी उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स। उसके बाद न्यूक्लियाइड, ठीक है। न्यूक्लियाइड ये क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए, नो ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियाइड होता है ना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है इनमें, याद रख लेना। बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। उसके बाद प्लाज्मिड्स, आपको पता है एक्स्ट्रा डीएनए लूप्स होते हैं, ठीक। उसके बाद राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होता है, साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको पता ही है। फ्लैजेला क्या होता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये किस में काम आते हैं, मूवमेंट में, ठीक है। लेकिन मूवमेंट में किन को काम आता है, जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे। जो मोटाइल नहीं होंगे उनमें फ्लैजेला नहीं होते, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिनमें अब फ्लैजेला होंगे वो मूवमेंट कर पाते हैं, वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद पिल्ला या फेम्ब्री, ये आपने पढ़ा होता है, ये किस में काम आते हैं, या तो अटैचमेंट में काम आएंगे सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। बैक्टीरिया जब सबस्ट्रेट के पास जाता है तो अटैचमेंट के लिए उसको पिल्ला या फेम्ब्री काम आता है, ठीक है। उसके बाद जो पिल्ला या फिम्ब्रा है इनका दूसरा फंक्शन है कि इनसे हम ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आई बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया में दैट्स कैप्सूल, क्या है, कैप्सूल। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, इट्स द आउटर कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। लाइक ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है ना, उनमें ये होता है, यही आउटर कवरिंग होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल शेप्स, क्या है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल शेप्स। लाइक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया का, अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे फंगई का टाइप्स, उसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी टाइप्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ टाइप्स, इसी तरह। आई बात समझ। तो पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोकस, पहला टाइप क्या है, कोकस। ये क्या होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं। एग्जाम्पल याद रख लेना, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अब इसी नाम में ही आया यहाँ पे कोकस, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा कोकस स्टेफाइलोकोकस, क्योंकि यह राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है दैट्स बैसिलस। बैसिलस क्या होता है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये होते हैं राउंड शेप्ड, इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस याद रख लेना। एग्जाम्पल यहाँ पे ई कोला, इस्चर्चिया कोला, ये आपको पता है। उसके बाद थर्ड वन इज दैट्स स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, इसमें ये क्या होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, ठीक है। जो कोकस होते हैं ये रॉड शेप्ड राउंड होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं। बैसिलस क्या होते हैं, रॉड शेप्ड। स्पाइरुलम नाम से ही पता चलता है स्पाइरल शेप्ड होंगे, ठीक है, इस तरह स्पाइरल शेप्ड। आई बात समझ। उसके बाद क्या है इसमें एग्जाम्पल, स्पाइरुलम, देखो नाम से ही पता चलेगा आपको, एग्जाम्पल याद रहेगी, स्पाइरुलम वोलुटेनस, ठीक है। और बैसिलस में क्या एग्जाम्पल है, इस्चर्चिया कोलाई। कोकस में क्या एग्जाम्पल है, स्टेफिलोकोकस ऑरिस, ये भी नाम से आपको पता चलेगा क्योंकि नाम में ही कोकस आता है। उसके बाद विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, एग्जाम्पल विब्रियो, इसमें एग्जाम्पल भी आपको याद रहेगी नाम से ही, विब्रियो कॉलरा, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है। ये रहे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद हम वायरस पे आते हैं। पहले क्या हम पढ़ते हैं, हर एक जो माइक्रोब है इनका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके यहाँ पे भी हम वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिया। जो वायरस है मैंने आपको पहले ही बताया, ये सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर बोलेंगे हम, ठीक है, विदाउट ट्रू सेल्स, दे आर नॉट ट्रू सेल्स, ठीक। अब यहाँ पे जो कोर होता है ना, कोर मतलब जो अंदर वाला पोर्शन होता है वायरसेस का, उसमें होता है या तो डीएनए होगा या होगा आरएनए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पता ही होता है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए एक साथ नहीं हो सकते किसी वायरस में, या तो डीएनए होगा प्रेजेंट या तो आरएनए होगा प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन कोट होता है सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, आरएनए या डीएनए, इसके बाहर एक
कोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ठीक है, ये बात याद रख लेना। उसके बाद एनवेलप होता है, एनवेलप मतलब प्रोटीन कोट के बाहर, कैप्सिड के बाहर एक एनवेलप होता है, ये कुछ वायरसेस में होता है। ठीक है, इन सम वायरसेस। लिपिड मेम्ब्रेन विद स्पाइक्स, ये क्या होता है, एक लिपिड मेम्ब्रेन होता है और इसमें स्पाइक्स होते हैं। लाइक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, उसके बाहर क्या मैंने बनाया, ये कैप्सिड है, प्रोटीन को। उसके बाद एक एनवेलप, मैंने आपको बोला इस तरह एनवेलप होता है। ठीक है, एक लिपिड मेम्ब्रेन होता है, इसमें स्पाइक्स होते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह स्पाइक्स आपने देखा होता है। ठीक है, इस तरह स्पाइक्स। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम वायरसेस है एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैंने, एग्जांपल HIV, ये क्या है, RNA वायरस विद एनवेलप। देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, देखो इट्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। HIV जो है दैट्स RNA वायरस, नॉट DNA वायरस, एंड विद एनवेलप, इसमें एनवेलप भी प्रेजेंट होता है, मतलब लिपिड मेम्ब्रेन विद स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। एडेनो वायरस क्या है, DNA वायरस। देखो एडेनो, DNA आया समझ, इसी तरह ही थोड़ा सा मिलाना आप, DNA वायरस विदाउट एनवेलप, ये क्या होता है, विदाउट एनवेलप। ठीक है, viruses can only reproduce inside living host cells, that's called the obligate intracellular parasite। देखो obligate का मतलब होता है जो होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है नॉन obligate, जो होस्ट के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं और होस्ट में भी जिंदा रह सकते हैं। आई बात समझ। obligate का मतलब जो अगर उनके पास होस्ट नहीं होगा तो वो मर जाएंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ माइक्रोब, दैट्स फंगई। ठीक है, इनका हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद टाइप्स देखेंगे। स्ट्रक्चर ये आपने पढ़ा होता है, इसीलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये होते हैं यूकैरियोटिक, हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होता है इनके पास, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल जो होता है, इसमें किसका बना हुआ तो है, काइटिन का। ठीक है, सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। सेल मेम्ब्रेन इसमें होता है अर्गस्टेरॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, सेल वॉल में होता है काइटिन, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में होता है अर्गस्टेरॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, वैक्यूल होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनेल। हाइफी आपको पता है, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जब ये हाइफी एक गुच्छा बना देते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफी, इनको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिसेलुलर फंजाई इसमें आता है। यीस्ट एग्जाम्पल कैंडिडा एल्बिकनस, यीस्ट में ये एग्जाम्पल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। यीस्ट में कैंडिडा एल्बिकनस ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, उसके बाद मल्टी सेलुलर, इसमें मोल्ड्स आते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे एस्परजिलस या पेंसिलियम। ठीक है, ये है मल्टी सेलुलर फंगाई। उसके बाद फोर्थ टाइप, दैट्स प्रोटोजोआ, फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है इनमें प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन होता है फ्लेक्सिबल, उसमें सेल वॉल नहीं होते, मतलब प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होता है, ये बात याद रख लेना। लेकिन फंगई बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, और फंगई में किसका बना हुआ होता है, काइटिन का, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये बात याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एंडो मतलब अंदर वाला जो होता है, एक्टो मतलब बाहर वाला। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होता है। ठीक है, 12th में। उसके बाद लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इनमें। यहाँ पे देखो फ्लैजिला जो है एग्जाम्पल, देखो जो फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट करता है ना, उसकी एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। ये आपने पढ़ा होता है 12th में, एग्जाम्पल नीट में भी क्वेश्चन आता है इसमें। सीलिया, ठीक है, जिनमें सीलिया होता है पैरामिशियम, ये सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं। सीडोपोडिया, जो सीडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं ना, जो प्रोटोजोआ करते हैं, उसमें एग्जाम्पल है एमूबा, मतलब एमूबा सीडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट दिखाता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं, पैरामिशियम सीलिया के थ्रू और ट्राइपेनोसोमा ये किसके थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है पैरासिटिक
प्रोटोजोआ की, ठीक है। सम आर पैरासिटिक, यहाँ पे आपको पता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि काज करता है मलेरिया, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद लास्ट टाइप है दैट्स एल्गी। एल्गी का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। यूकैरियोटिक होते हैं, सम सिंपल फॉर्म्स आर प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया। देखो यूजुअली जो एल्गी है ना ये यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया। दीज आर द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक। उसके बाद नेक्स्ट सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का, ठीक है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन, जो प्रोटोजोआ सॉरी फंगे है उनमें काइटिन का प्रोटोजोआ में नहीं होता है। अब जो एल्गे है इनमें बना हुआ होता है सेलुलोज का सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है, जिसमें होता है क्लोरोफिल, जो कि हेल्प करता है इन द फोटोसिंथेसिस। आपको पता है न्यूक्लियस होता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर स्टोरेज, मतलब ये सेंटर में होता है वैक्यूल। इन ये जो ऑक्यूपाई करता है ना स्पेस, वैक्यूल बहुत सारा स्पेस करते हैं ऑक्यूपाई एल्गी में, ठीक है। तो ये लार्ज होता है, ये किसके लिए होता है, स्टोरेज के लिए। मे बी यूनिसेलुलर एल्गी, मे बी यूनिसेलुलर लाइक क्लेमेडोमोनास और मल्टीसेलुलर स्पायरोगोना। यूनिसेलुलर कौन है याद रख लेना एग्जाम्पल क्लेमेडोमोनास, मल्टीसेलुलर की एग्जाम्पल याद रख लेना स्पायरोगायरा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट्स मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। क्या मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के टाइप, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे। मॉर्फोलॉजी मीन्स द शेप, कैसा शेप होगा, साइज कैसा होगा, ठीक है, एंड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज सीन अंडर माइक्रोस्कोप, उनके बेस में हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। माइक्रोब शो डिफरेंट morphological forms based on their structure, cell wall and mode of life, ठीक है। अब यहाँ पे morphological types हम देखेंगे, यहाँ पे देखो नजर रख लेना। पहले हम देखेंगे किसके, बैक्टीरिया के। अगर एग्जाम में आया ना ये मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, तो ये लिख लेना जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन आ गई, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो जो हमने ऊपर पढ़ा वो लिख लेना, ठीक। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स यहाँ पे शेप्स पहले हम देखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एग्जाम्पल्स। शेप्स की अगर हम बात करेंगे, कोक्स हमने पढ़ा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये क्या होता है स्पैरिकल और राउंड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, बट फिर भी यहाँ पे मुझे लगा कि ये पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरिस, या आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा। उसके बाद बेसिलस, ये भी आपने पढ़ा, और रॉड शेप्ड होता है, एग्जाम्पल इसमें इकोलाई, ठीक है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होता है, स्पाइरलम वॉलिटानिस। विब्रियो कॉमस शेप्ड होता है, कर्व्ड होते हैं, विब्रियो कॉलरा। स्पायरोचीट, ठीक है, ये थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक एग्जाम्पल इसमें ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद अरेंजमेंट्स ऑफ कोकाई, पहले हमने देखा ये ना शेप्स, ठीक है, शेप्स, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अरेंजमेंट जो कोका है ना, अरेंज मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, यही है ना मॉर्फोलॉजिकल टाइप। यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट की बात करेंगे और राइट साइड आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर हम मोनोशियस की बात करेंगे, क्या मोनोशियस का मतलब होता है सिंगल सेल। जो कोकाई होता है ना बैक्टीरिया, जो ये ना राउंड शेप्ड होते हैं, अगर ये सिंगल सेल होगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे मोनोशियस। अगर पेयर ऑफ कोकाई, अगर दो कोकाई प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे डिप्लोकोकस। मोनोशियस सिंगल सेल, डिप्लोकोकस पेयर ऑफ कोकाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, आपने पढ़ा होता है ऑलरेडी, फिर भी यहाँ पे याद रख लेना। स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, इस तरह देखो, ये है मोनोशियस, ये है डिप्लोकोकस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस क्या होगा, ग्रेप लाइक ऐसे, इस तरह, ठीक है। उसके बाद टैट्रड, ग्रुप ऑफ 4 कोकाई। टैट्रड का होता है ग्रुप ऑफ 4 कोकाई। यहाँ पे मैं 1 2 3 4, ठीक है, होता है टैट्रड। सार्सिना, ठीक है, सार्सिना क्यूब ऑफ 8 कोकाई। क्यूब ऑफ 8 कोकाई मतलब आपको 8 कोकाई बनाना है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, सार्सिना। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ वायरसेस हमने पढ़े पहले बैक्टीरिया के, उसके बाद हम देखेंगे वायरसेस के, यहाँ पे नजर रख लेना। वायरसेस ए सिंपल बट वेरिड स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द शेप ऑफ देयर
कैप्सिड एंड प्रेजेंस ऑफ एन एनवेलप। देखो वायरस को हम किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे या स्ट्रक्चर के बारे में ये ना बेस पे, लाइक क्या किस में कैप्सिड होगा, किस में नहीं होगा, किस में एनवेलप होगा, किस में नहीं होगा, उसी के बेस पे करेंगे ना, जो हमने पहले ही पढ़ा ऑलरेडी। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कैसे होता है, और एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आइकोसाहेड्रल या हम बोलेंगे स्पायरिकल वायरसेस, इसमें यह होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। 20 साइडेड कैप्सिड मतलब कैप्सिड होता है, ठीक है। 20 साइडेड प्रोटीन होता है, इसमें कैप्सिड होता है ना प्रोटीन। इसमें एग्जांपल एडिनो वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है। देखो एग्जांपल याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। हेलिकल क्या होता है, रॉड और फिलामेंटस शेप, रॉड शेप्ड होता है, फिलामेंटस शेप्ड होते हैं। इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस आएगा, रेबीज वायरस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स हेड एंड टेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें होता है हेड भी और टेल भी होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज, T4 फॉज आपने पढ़ा होता है, ठीक है। इसमें टेल भी होता है, हेड भी होता है, इस तरह मुझे नहीं आएगा, इस तरह, ठीक है। ये होता है हेड, ये होता है टेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एनवेलप्ड, जिनमें एनवेलप होगा प्रेजेंट। अभी हमने ऊपर पढ़ा सराउंडेड बाय लिपिड एनवेलप विद स्पाइक्स, HIV वायरस हमने ऊपर ही पढ़ा, इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस, ठीक है। उसके बाद थर्ड दैट्स मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ फंगाई। यहाँ पे भी आपको मॉर्फोलॉजिकल टाइप मिलेगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एग्जाम्पल्स। यीस्ट पहले यूनिसेलुलर होता है, ओवल शेप्ड होता है या राउंड, ये रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग, याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना आपको। उसके बाद एग्जाम्पल कैंडिडा एल्बिकनस, आपने मैंने ऊपर ही बोला आपको, यीस्ट की एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट मोल्ड, ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होते हैं, हाइफी फॉर्मिंग माइसीलियम, मतलब जो हाइफी है ना वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। जब हाइफी बहुत सारे एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। एग्जाम्पल एस्परजिलस एंड पेंसिलियम। उसके बाद डायमॉर्फिक फंजे एग्जिस्ट एज यीस्ट एट बॉडी टेम्परेचर एंड मोल्ड एट रूम टेम्परेचर। देखो इंपॉर्टेंट है, डायमॉर्फिक मतलब जब बॉडी टेम्परेचर होगा उनको, ठीक है, तो एग्जिस्ट एज करेंगे यीस्ट लाइक यूनिसेलुलर, ठीक है। जब क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा, तब ये एक्ट एज करेंगे मोल्ड मतलब मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख लेना डायमॉर्फिक फंजे की। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ दैट्स द मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। हम पढ़ रहे हैं ना मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, अब फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ। यहाँ पे देखो टाइप, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी लिखा है। एमोबाइड, ये क्या होता है, इर्रेगुलर, क्या होते हैं, इर्रेगुलर और मूवमेंट बाय सीरोपोडिया। ऊपर ही हमने पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, एमोबा प्रोटियस, ठीक है। उसके बाद फ्लैजिलेट इलोंगेटेड होते हैं, मूवमेंट बाय फ्लैजिला, ट्रेपेनोसोमा। उसके बाद सीलिएट ओवल शेप्ड होते हैं, स्पोर लाइक नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन, सॉरी ओवल शेप्ड होते हैं सीलिएट, मैं नीचे पहुंच गया, क्या होते हैं ओवल या स्फेरिकल शेप्ड। एग्जाम्पल पैरामिशियम। स्पोरोजुआ, ये क्या होते हैं, स्पोर लाइक, इनमें लोकोमोटरी ये ना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं दिखाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, ठीक है, जो कि जॉन लेवा है प्लाज्मोडियम में। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एल्गी, लास्ट दैट्स मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एल्गी, दैट्स द एल्गी, ठीक है, लास्ट वन। इसमें भी यहाँ पे फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे देखो यूनिसेलुलर कौन सा है, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे, ये क्या होता है, सिंगल सेल, ठीक है। क्लैमिडोमोनास। कॉलोनियल, जो कि कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। कॉलोनी मतलब जो एक ग्रुप में आते हैं ना, जब सेल्स एक ग्रुप में आएंगे तो उसको हम कॉलोनी बोलेंगे। जो कॉलोनीज में रहते हैं दैट्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स लिविंग टुगेदर। एग्जांपल वॉल्वैक्स, एग्जांपल पता है आपको। फिलामेंटस शेप्ड क्या होते हैं, थ्रेड लाइक चेन्स ऑफ सेल्स, ठीक है। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक होते हैं, चेन्स बनाते हैं सेल्स का, स्पायरो गैरा। उसके बाद नेक्स्ट मल्टी सेलुलर मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लार्ज बॉडी फॉर्म लेमिनेरिया, ठीक है। उसके बाद नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब की अगर हम बात करेंगे, सच बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजुआ एंड एल्गी डू नॉट हैव ब्लड लाइक ह्यूमन्स। ये हम बॉडी एंड ब्लड फ्लूइड या ना बॉडी फ्लूइड्स देख रहे हैं माइक्रोब्स का, इनमें कोई ब्लड नहीं होता है। लाइक ह्यूमन्स की अगर हम बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, इनमें ब्लड नहीं होता है, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल, ठीक है, हम अभी देखेंगे। बट
हाउएवर दे डू कंटेन इंटरनल फ्लूइड्स और साइटोप्लाज्म, उनमें इंटरनल फ्लूइड होता है बट ब्लड नहीं होता है, उसी के मतलब तरफ फंक्शन वो भी करता है, फ्लूइड जो उनमें होता है या साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस टू ब्लड, ठीक है, सिमिलर फंक्शन वो दिखाते हैं लाइक दैट ऑफ ब्लड, ठीक। अब यहाँ पे क्या फंक्शन दिखाते हैं, कैरिंग न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रेंट्स को कैरी करना, वेस्ट को बाहर निकालना, एंड एंजाइम्स विद इन द सेल्स, ठीक है। तो ये रहा बॉडी फ्लूइड और माइक्रोब्स। उसके बाद हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लेबोरेटरी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स मतलब ऐसे कौन से हम टेस्ट्स करते हैं लैब में, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द माइक्रोब्स, विच टाइप ऑफ माइक्रोब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हम देखेंगे, शेप के बारे में देखेंगे हम, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफाइंग microorganisms involves several laboratory methods to determine their type, shape, structure and biochemical behavior, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वन दैट्स माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, पहले हम करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द माइक्रोब, ठीक है। ये हम कब यूज़ करते हैं, इनिशियल ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब पहले हमें देखना है कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या ये अलगी है, क्या ये प्रोटोजोआ है, कौन सा टाइप है, ठीक है। तो उस के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें क्या क्या टेस्ट्स आते हैं, टेस्ट्स इंक्लूड ग्राम स्टेनिंग, यह हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया इनटू, जो ग्राम स्टेनिंग है ना, इसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव। आज आपको अच्छे से समझ आएगा कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला ग्राम पॉजिटिव है, ये वाला ग्राम नेगेटिव है। आगे मैं आपको जब हम स्टेनिंग पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, यहाँ पर याद रख लेना। बट ग्राम स्टेनिंग की वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना, ये दिखते हैं पर्पल कलर, डार्क पर्पल याद रख लेना, बट जो ग्राम नेगेटिव होते हैं ये पिंक या रेडिश इन कलर दिखते हैं हमें। कैसे दिखते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेबोरेटरी टेस्ट है यहाँ पे एसिड फास्ट है, ठीक है, एसिड फास्ट टेस्ट। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं माइकोबैक्टीरियम, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक स्टेनिंग है। स्टेनिंग हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप याद रखो ये इसी का टाइप है, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ना, इसी में आता है ये भी एसिड फास्ट स्टेनिंग। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं माइकोबैक्टीरियम, एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी स्टडी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी स्टडी लाइक कि हम शेप देखेंगे बैक्टीरिया का, क्या ये कोका है, क्या ये बैसिला है, क्या ये स्पाइरल है, और अरेंजमेंट देखेंगे चेनिस का, चेनिस में है या क्लस्टर्स में है, जैसे कि आपने ऊपर देखा डिप्लोकोकस, मोनोशियस है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो हम मॉर्फोलॉजी स्टडी के थ्रू देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है दैट्स कल्चर मेथड। कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं, कल्चर भी हमें पढ़ना है आगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है, आगे हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यूज टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन डिफरेंट मीडिया, देखो यहाँ पे कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम ग्रो कराते हैं इन ए कल्चर मीडिया, मतलब उसमें एक मीडियम होता है, ठीक है, जिसमें हम ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं, जो उनका न्यूट्रिशन है वो भी रखते हैं उसमें एक कल्चर में, ठीक है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स है वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे कल्चर मीडिया का न्यूट्रिएंट एगर, ठीक है, या ब्रॉथ जिसको हम बोलते हैं, ये जनरल ग्रोथ है, ठीक है, किसके लिए, जनरल ग्रोथ के लिए फॉर द बैक्टीरिया, ठीक है। जो ये कल्चर होता है ना न्यूट्रिएंट एगर या ब्रॉथ, अभी आपको थोड़ा सा समझ आएगा, आगे अच्छे से आएगा, ये जनरल ग्रोथ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड एगर डिटेक्ट्स हीमोलिसिस, जो ये ब्लड एगर होता है ना, ये डिटेक्ट करता है हीमोलिसिस, मतलब रप्चर ऑफ आरबीसी कितना हो जाता है, ठीक है, ये वही डिटेक्ट करता है। उसके बाद मैककोनी एगर फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये किसके लिए होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेबोरॉइड एगर फॉर फंजे, ये किसके लिए होता है, फंगई को ग्रो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट डिटरमाइन द एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। जो बायोकेमिकल टेस्ट्स होते हैं ना, ये डिटरमाइन करते हैं एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, मतलब एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, और इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, वो भी हम बायोकेमिकल टेस्ट से पता करते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं कॉमन टेस्ट्स, किस में,
बायोकेमिकल टेस्ट से, ठीक है। टेस्ट है दैट्स कैटालिस्ट टेस्ट, ये टेस्ट पे नज़र रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कैटालिस्ट टेस्ट, बबल्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंजाइम, एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस। देखो अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये कॉपी पे नोट कर लेना। देखो हम एक बैक्टीरिया कॉलोनी लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे हम बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है। एक स्लाइड पे ये बैक्टीरिया है, उसके बाद हम इस बैक्टीरियल स्लाइड पे हम डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्या डालते हैं? H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को, ठीक, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कैटालिस्ट। देखो जो बैक्टीरिया है ना, उनमें होता है एक एंजाइम जिसको हम कैटालिस्ट एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये कैटालिस्ट एंजाइम है, ये ब्रेक डाउन करेगा इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। अगर इन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा क्या? कैटालिस्ट। क्या होगा प्रेजेंट? कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करेगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। किसमें ब्रेक डाउन करेगा? इनटू H2O प्लस O2, ठीक है, वाटर एंड ऑक्सीजन को। अब जो ये गैस बना यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या दिखेंगे आपको? बबल्स दिखेंगे ना, गैस की वजह से क्या दिखेंगे? बबल। जब बबल्स आपको दिखेंगे, इट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कैटालिस्ट इन द बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर बबल्स आए, पॉजिटिव टेस्ट कैसे हमें दिखेगा? जब बबल्स आएंगे, ठीक है, जब हम इस पे क्या डालेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको? बबल्स, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है, इनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कैसे? मैंने आपको बोला, जब आप बैक्टीरिया इस वाले सैंपल पे क्या डालोगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो अगर कैटालिस्ट एंजाइम प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे बबल्स दिखेंगे, बिकॉज वो कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, H2O2 को, इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से बबल्स दिखेंगे, तो वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट आपको आएगा। आइए बात समझ हो गया ये। इसी तरह इसीलिए यहाँ पे लिखा था बबल्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंजाइम, एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस। अगर आपको स्टेफाइलोकोकस, आपको फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल कॉलोनी है, आपको पता नहीं है ना कि इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, तो क्या करोगे? उसमें डालोगे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद अगर वहाँ पे बबल्स आपको दिखे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, formed from the hydrogen peroxide by acting enzyme catalyst, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अगर बबल्स दिखे तो मतलब इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टेस्ट है, दैट्स कोगुलेस टेस्ट, ठीक है, कोगुलेस टेस्ट। इस कोगुलेस टेस्ट में ये डिफरेंशिएट करता है स्टेफाइलोकोकस और इस पॉजिटिव, मतलब ये स्टेफाइलोकोकस मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे भी इसमें भी बबल्स मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हम डिफरेंशिएट क्या करेंगे? स्टेफाइलोकोकस जितने भी इसमें स्पीशीज आते हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, किसकी वजह से? कोगुलेस टेस्ट की वजह से, ठीक है। आई बात समझ? उसके बाद ऑक्सीडेज टेस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़बानी याद रख लेना, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज ऑक्सीडेज एंजाइम, एग्जांपल यहाँ पे है सीडोमोनास। सीडोमोनास क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे टेस्ट काम करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, अब ध्यान रख लेना इधर, ठीक है। करते हैं ऑक्सीडेज, यहाँ बोलेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। ऊपर वाले टेस्ट में हमने क्या किया? आइडेंटिफाई कौन सा एंजाइम? कैटालिस्ट टेस्ट में कैटालिस्ट एंजाइम। अब यहाँ पे ऑक्सीडेज टेस्ट में हम करते हैं आइडेंटिफाई कौन सा वाला एंजाइम? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ना, ठीक है, इसमें क्या करता है? ये यूज़ करते हैं कौन से बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया ज्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, लाइक यहाँ पे सीडोमोनास, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है, जब ये रेस्पिरेशन करता है तब ये यूज़ करता है कौन सा वाला एंजाइम? यही एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, हम इसी तरह बैक्टीरिया कॉलोनी लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सैंपल लेते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं एक रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं टेट्रा मिथाइल पी फिनाइलिन डाइअमाइन। क्या बोलते हैं? टेट्रा, ये कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है, टेट्रा METHYL मिथाइल पी फिनाइलिन PHENYLLENE फिनाइलिन डाइअमाइन, ये रिएजेंट है, ठीक है। टेट्रा मिथाइल पी फिनाइलिन डाइअमाइन, ये एक रिएजेंट है जो हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं इस बैक्टीरियल कॉलोनी को इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज विच इज यूज्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते हैं ना
पॉजिटिव रिजल्ट हमें तब दिखेगा, ठीक है, तब आएगा जब वहाँ पे एक डार्क या ब्लू, या तो डॉग ब्लू कलर आएगा या पर्पल कलर आएगा, ठीक है, विद इन 10 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। अगर वहाँ पे आफ्टर 10 to 30 सेकेंड्स आफ्टर एडिंग ऑफ दिस रीजन, ठीक है, अगर वहाँ पे या तो डार्क ब्लू कलर दिखा, ठीक है, या पर्पल कलर, तो इसका मतलब वहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब कि वहाँ पे ये सीडोमोनास बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसका मतलब यही हुआ ना, तो सीडोमोनास बैक्टीरिया यही तो एरोबिक बैक्टीरिया है जो कि यूज़ करेगा इस एंजाइम को, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये टेस्ट हम इसी तरह करते हैं, ठीक है, इसी बैक्टीरिया के लिए करते हैं बहुत सारे उनके लिए। अब यहाँ पे सीडोमोनास जो जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है इंडोल टेस्ट। क्या है? इंडोल टेस्ट। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडोल टेस्ट पे ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इंडोल टेस्ट, इसको इंडोल नाम क्यों पड़ा, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? यूजुअली ई कोलाई के लिए पॉजिटिव टेस्ट दिखाने के लिए। देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ ये नोट डाउन कर लेना, नोट्स पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखो इंडोल टेस्ट में क्या करते हैं हम, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं अगर कोई बैक्टीरिया, ठीक है, अगर उसके पास एक एंजाइम है दैट्स कॉल्ड एज ट्रिप्टोफेनेस, क्या TRYPTOPHANASE, ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम अगर उसके पास है, ठीक है। इंडोल टेस्ट क्यों कहा गया इसको? अगर वो कन्वर्ट करेगा अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान, क्या ट्रिप्टोफान को किस में कन्वर्ट करेगा? इंडोल में। क्या करेगा? इंडोल में, ठीक है। तो इसका मतलब वो वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसके पास ट्रिप्टोफानेस एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडोल कैसे हमें पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम डालेंगे, क्या डालेंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो कॉलोनी है, ठीक है, उसको हम ग्रो करेंगे। अगर वहाँ पे ट्रिप्टोफान जो है दैट्स द अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड, अगर इसको कन्वर्ट किया गया इंडोल में, किस में कन्वर्ट किया गया? इंडोल में। और उसको कौन कन्वर्ट करेगा इंडोल में? ट्रिप्टोफेनास एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम। तो इसका मतलब वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ई कोलाई मैंने आपको बोला यहाँ पे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बैक्टीरियल ग्रो किया, ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो किया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ढूंढना है ई कोलाई है प्रेजेंट ये नहीं या नहीं, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर टेस्ट देखे सीडोमोनास के लिए, बाकी बैक्टीरिया के लिए, आपको क्या देखना है? ई कोलाई है प्रेजेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? देखना है अगर यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी ने ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड को कन्वर्ट किया किस में? इंडोल में, इसीलिए इसको इंडोल टेस्ट बोलते हैं। वो तो वही करेगा ना जिसके पास ट्रिप्टोफेनास एंजाइम होगा, वो किसके पास होता है? ई कोलाई के पास, ठीक है। अगर कन्वर्ट हो गया तो मतलब वहाँ पे ई कोलाई प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट दैट साइट्रेट टेस्ट, ठीक है। क्या है? साइट्रेट टेस्ट। साइट्रेट टेस्ट चेक्स फॉर एबिलिटी टू यूज साइट्रेट एज सोल कार्बन सोर्स, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं क्या वो यूज़ करेंगे साइट्रेट को एज अ सोल कार्बन सोर्स या नहीं, इससे हम यही डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट्स, ये हम कौन से टेस्ट्स पढ़ते हैं? मैंने आपको बोला यहाँ हम बायोकेमिकल टेस्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें आता है TSI टेस्ट, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। क्या? ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखो इसमें हम क्या करते हैं? डिटेक्ट वेदर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, ठीक है, क्या वो फर्मेंटेशन करेगा किसकी? कोई भी कार्बन सोर्स, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा, लाइक शुगर होगा, इसमें म्यूचुअली लैक्टोस, ठीक है, माल्टोस, ठीक है, गैलेक्टोस, जितने भी शुगर्स है, ठीक है, क्या वो इनको फर्मेंट करेगा और वहाँ पे प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, कोई भी शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना इनटू गैस या तो इथेनॉल, ठीक है, या तो गैस में या एसिड में या तो इथेनॉल में, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होती है? जब कोई भी शुगर होगा या कार्बोहाइड्रेट, उस पर एक्ट कौन करेगा? कोई बैक्टीरिया, ठीक है, या माइक्रोब, उसको कन्वर्ट करेगा किस में? या तो इथेनॉल में या एसिड में या गैस में, ठीक है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा? देखो आपके पास माइक्रोब्स है, ठीक है, आपने शुगर डाला, कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स डाला, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम पढ़ रहे हैं TSI ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, ठीक है। आपने शुगर डाला, ठीक, उसके बाद आपने क्या किया? माइक्रोब्स पे डाला, उसके बाद अगर वहाँ पे आपको गैस प्रोड्यूस हुआ, यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड, या इसमें जो गैस प्रोड्यूस होता है ना, इसमें होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिखेंगे? बबल्स। तो उसका मतलब वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हम यही पता करते हैं।
आइडेंटिफाई शुगर फर्मेंटेशन, ठीक है, शुगर की फर्मेंटेशन हुई, फर्मेंटेशन कैसे होगी, या तो एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, या गैस हो जाएगा प्रोड्यूस, ठीक है, एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट सीरोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं, ठीक। हम क्या पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द माइक्रोब्स, डिटेक्ट एंटीजन्स और एंटीबॉडीज इन ब्लड। यहाँ पे सीरोलॉजिकल टेस्ट जो आपको पता है, इसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करेंगे एंटीजन्स या एंटीबॉडीज किसमें, ब्लड में, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होता है विडाल टेस्ट फॉर थायराइड, टाइफाइड फीवर। एग्जाम्पल यहाँ पे किसके लिए, साल्मोनेला टाइफी को देखने के लिए। VDRL टेस्ट, ठीक है, फॉर सिम्फिलिस। एलिजा टेस्ट फॉर HIV या हेपेटाइट्स। उसके बाद एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर ब्लड ग्रुपिंग और बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये रहे सीरोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद मॉलिक्यूलर या जेनेटिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर रैपिड एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूजिंग DNA जेनेटिक मटेरियल या RNA। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम DNA को आइडेंटिफाई, ठीक है, देखते हैं, ठीक। यूज इट फॉर रैपिड एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूजिंग, मतलब अगर हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करनी होगी माइक्रोब की, ठीक है, या हमें रैपिड जल्दी करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे PCR, देखो PCR क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम एम्पलीफाई करते हैं माइक्रोब्स का जो DNA है उसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई, मतलब उसको हम डबल कर लेते हैं, किसमें, PCR में, आपने पढ़ा होता है। उसके बाद PT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम यूज इट फॉर RNA वायरसेस, लाइक इसमें RNA वायरस अगर कोई होगा, उसका जो RNA है, आपने पढ़ा होगा ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसमें हम इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA में, और यहाँ पे एंजाइम कौन लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, याद रख लेना। अगर हमें RNA को कन्वर्ट करना होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री DNA, उसके कॉम्प्लीमेंट्री DNA में तो एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद यहाँ पे हम PCR यूज़ करेंगे, जब cDNA बनेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ करेंगे, और इसके डबल्स बनाएंगे, बहुत सारे DNA कॉपीज़ बनाएंगे, मतलब एम्प्लीकेशन हम करेंगे तब, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, PT-PCR। उसके बाद यहाँ पे जीन सीक्वेंसेस हम करेंगे फॉर एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, ठीक। उसके बाद अदर स्पेशल टेस्ट्स में क्या आते हैं, मोटिलिटी टेस्ट, हम चेक करेंगे वेदर द बैक्टीरिया इज मोटाइल और, ठीक है, नॉन मोटाइल, ठीक। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैंगिंग ड्रॉप मेथड, देखो यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, यहाँ पे एक स्लाइड लेते हैं, इस पे हम डालेंगे बैक्टीरिया, ठीक है, और इसको उल्टा लेटा देंगे। अगर ये नीचे गिर गया, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, मोटाइल है, अगर नहीं तो ये नॉन मोटाइल है, सिंपल। इसी को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। स्पोर स्टेनिंग, क्या करते हैं हम, स्पोर स्टेनिंग से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया लाइक बैसिलस या क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है। उसके बाद शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट अभी पढ़ा हमने, डिटेक्ट्स एसिड गैस प्रोडक्शन, अभी मैंने बोला आपको, या तो हम एसिड देखेंगे या गैस प्रोडक्शन देखेंगे फ्रॉम शुगर्स, ठीक है, व्हेन दे अंडरगो फर्मेंटेशन अंडर माइक्रोब्स, ठीक। उसके बाद ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं तेज़ पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको ये ईजिली समझ आएगा। देखो वो कौन से फैक्टर से जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन किनके, माइक्रोब्स के। Microbial growth means an increase in number of cells, not in size of individual cells. ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नॉट इन साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है, साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स नहीं बढ़ता है बल्कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे देखो आप, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। इसमें कॉलोनी ग्रोथ, मतलब एक बैक्टीरियल कॉलोनी होता है जो हम देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से, विजिबल ग्रोथ ऑन सॉलिड मीडिया, ठीक है, किसी भी मीडिया में हम डालेंगे इसको, लाइक अगर एक मीडिया है, ठीक है, सॉलिड मीडिया है, उसमें अगर हम बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करना होगा तो वहाँ पर हम ईजिली देख सकते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉलोनी ग्रोथ। उसके बाद ग्रोथ फेजेस क्या आते हैं, ग्रोथ फेजेस, बैक्टीरियल ग्रोथ फेजेस, या हम बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ करो। द बैक्टीरियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लाइव सेल्स इन ए बैक्टीरियल पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो हम एक बैक्टीरियल जो कॉलोनी है, ठीक है, उसको हम ग्रो करेंगे एक मीडियम में, एक कल्चर मीडियम में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये ग्रो करते हैं, ठीक है, इसमें कौन से फेजेस आते हैं। व्हेन अ बैक्टीरिया आर ग्रोन इन ए क्लोज्ड सिस्टम लाइक ब्रॉथ, ठीक है, दे पास थ्रू 4 फेजेस। कौन कौन से फेज होते हैं यहाँ पे, ये बैक्टीरियल ग्रोथ करो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली लाइन
शो करती है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और ये टाइम, विद टाइम कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते हैं। पहला जो फेज़ आता है इसमें लेग फेज़। लेग फेज़ में कोई बैक्टीरिया मतलब डिवीजन नहीं करते हैं, मतलब वहाँ पे डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, वहाँ पे खाली जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्शंस लेते हैं वहाँ पे वो, ठीक है, वो मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। उसके बाद आता है लॉग फेज़। लॉग फेज़ में बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली लॉगरिदमिकली वो ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब रिसोर्सेज कम होते हैं, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज पे जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडिंग, ठीक है, वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सेल्स डाइंग, ठीक है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। उसके बाद आता है डेथ फेज। जब रिसोर्सेज कम ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे फिर सेल्स डाई करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखो लेग फेज, सेल्स प्रिपेयर फॉर डिवीजन। यहाँ पे सेल्स क्या करते हैं, प्रिपेयर फॉर द डिवीजन। नो इंक्रीज इन नंबर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स फर्स्ट अंडरगो पीरियड ऑफ इंटेंस मेटाबॉलिज्म, ठीक है, पहले अच्छे से मेटाबॉलिज्म करते हैं ताकि फिर डिवीजन अच्छे से हो सके। दैट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ मेनी बैक्टीरियल कंपोनेंट्स। यहाँ पे बैक्टीरियल जो सेल्स का जो कंपोनेंट्स है वो बन जाते हैं, और एंजाइम्स भी यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। किस फेज में, लेग फेज में। उसके बाद आता है लॉग फेज। लॉग फेज का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज। जो लॉग फेज है इट्स आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें जो क्यों इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फेज, बिकॉज द सेल्स आफ्टर लेग फेज स्टार्ट डिवाइडिंग एक्सपोनेंशियली डबलिंग देमसेल्व्स लॉगरिदमिकली, ठीक है। मतलब यहाँ पे डबल करती हैं सेल्स एक्सपोनेंशियली, मतलब जो स्ट्रेट है ना, जो ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट आ जाता है इस तरह, ठीक है। आपने अभी देखा यहाँ पे, ठीक है, लॉग फेज ये वाला, ये देखो ये वाला फेज, ठीक है, ये स्ट्रेट आ जाता है यहाँ पे। तो इसमें सेल्स डिवाइड करते हैं। द जनरेशन टाइम इज मिनिमल, ठीक है। जो जनरेशन टाइम है सेल्स को जनरेट करने में जो टाइम लगता है वो कम होता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द लॉग फेज, दस मेकिंग द लाइन स्ट्रेट अप इन द ग्राफ शोइंग द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। आपको समझ आ रहा होगा। विद रेस्पेक्ट टू द टाइम सेल्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक। हियर देखो लॉग फेज जो है ना, एक तो ये वाला फेज सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव होता है किसको, एंटीबायोटिक्स। मतलब अगर यहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होंगे तो ये डेथ हो जाएंगे, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं ज़्यादा। और ये ऐसा फेज है जहाँ पे हम क्लियर मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। किस फेज में, लॉग फेज में, क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिवाइड करते हैं अच्छे से। उसके बाद स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है, द ग्रोथ स्लोज डाउन इन दिस फेज, ठीक, इन दिस फेज बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द फ्यू सेल्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे जब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, कम होते हैं, तो जो सेल्स होते हैं ना वो डेथ होना शुरू होते हैं, ठीक है। विद इन द कल्चर मीडियम फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोबेबल चेंज इन पीएच ऑफ द मीडियम। देखो यहाँ पे पीएच भी चेंज होता है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो यहाँ पे डेथ होना शुरू होते हैं सेल्स, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो स्टेशनरी बन जाता है। ग्रेजुअली द नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो बन जाता है इक्वल टू द नंबर ऑफ द डाइंग सेल्स। जितने सेल्स बन रहे हैं उतने ही सेल्स मर रहे हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट फेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। इस तरह लाइन स्ट्रेट आ जाती है, ठीक है। द ग्राफ लाइन अगेंस्ट कांस्टेंट रेस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब जो ग्राफ है ना वो कांस्टेंट हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। लाइक ये ग्राफ है, ठीक है, ये है पहले लॉग लेग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर स्टेशनरी, ठीक है, फिर लेग फेज ना, डेथ फेज, ठीक है। ये वाला फेज है, ये है स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये बन जाता है ना इसको कांस्टेंट, ठीक, पैरेलल टू द टाइम। ग्रोथ यहाँ पे होती है इक्वल टू डेथ, जितनी ग्रोथ होती है उतनी डेथ होती है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, डिक्रीज, वेस्ट एक्यूमुलेट्स, वेस्ट भी एक्यूमुलेट हो जाता है। अब यहाँ पे डेथ फेज की अगर हम बात करेंगे, या डिक्लाइन फेज दूसरा नाम है इसका, द नंबर ऑफ डाइंग सेल्स ग्रेजुअली बिकम्स मोर देन द डिवाइडिंग सेल्स। मतलब जितने यहाँ पे सेल मर रहे हैं उतने कम डिवाइड कर रहे हैं सेल्स, यहाँ पे ज़्यादा मर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कम, ठीक है, तो इसीलिए डिक्लाइन हो जाता है। ऑल ऑफ द सेल्स स्टार्ट डाइंग व्हेन द न्यूट्रिएंट्स आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है। जब सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो सेल्स सारे डाई हो जाएंगे। द ग्राफ लाइन इज प्लॉटेड शोइंग द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक।
ये हो गया बैक्टीरियल ग्रोथ करो। ये आता है एग्जाम में 2 मार्क्स आती है, 5 मार्क्स नहीं आएगा, डेफिनेटली 2 मार्क्स आएगा, ठीक है। एक तो कर्व बनाना है और फेज 4 लिख लेना, बस 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, ठीक है। अभी आप प्लीज़ सारा पढ़ लो, फिर अगर एग्जाम में नहीं आता है ना कोई क्वेश्चन, फिर आप स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर कुछ नहीं आया एग्जाम में, ठीक है, फेल हो गए, इसीलिए मैं अभी नहीं दूंगा। आप सारा पढ़ लेना जितना आपसे हो सकेगा लास्ट, ठीक है। 20 डेज पहले मैं दूंगा आपको गेस्ट, ठीक है। वो फिर वो स्टूडेंट्स पढ़ लेना जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ अब हम ये देखेंगे। पहले है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। देखो ये इजी है, आपको समझ आएगा, मैं तेज चलूँगा, ठीक है। कार्बन सोर्स, ठीक है, फॉर बिल्डिंग सेल स्ट्रक्चर्स। सेल को बनाने के लिए जो सेल स्ट्रक्चर को पेप्टाइडोग्लाइकन लाइक, ठीक है, उनको बनाने के लिए कार्बन चाहिए। कार्बन किसके पास होता है? ग्लूकोज में होता है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। नाइट्रोजन सोर्स जिनमें नाइट्रोजन होगा लाइक न्यूक्लिक एसिड्स या अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, वो भी ज़रूरी है ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ पे असर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब ग्रोथ कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कार्बन अगर कम होगा तो सेल वॉल अच्छे से नहीं बनेगा, तो ग्रोथ नहीं हो जाएगी अच्छे से। नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो जो न्यूक्लिक एसिड्स अगर नहीं होंगे, ठीक है, अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो जो फंगई का जो वायरसेस का जो कैप्सिड है वो अच्छे से नहीं डेवलप हो जाएगा, तो ग्रोथ रुकेगी, ठीक है। इसी तरह मिनरल्स ये आप देख लेना, वाइटामिन्स भी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट्स टेम्परेचर। सेकंड क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस एंजाइम एक्टिविटी एंड मेम्ब्रेन फंक्शन। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ माइक्रोब, कौन से टाइप्स जो माइक्रोब है वो कौन सा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव आता है इनमें, ठीक है, हर साल आता है, याद रख लेना। देखो यहाँ पे जो साइक्रोफाइलस जो है ये कोल्ड लविंग होते हैं, ये 0 to 20 डिग्री सेल्सियस तक इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मीज़ोफाइलस का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? मतलब इससे कम या अगर इससे ज़्यादा होगा ये मर सकते हैं, ठीक है। 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड मॉडरेट टेम्परेचर ये बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। थर्मोफाइलस जो कि हाई टेम्परेचर 45 to 80 डिग्री या हीट लविंग हम बोलेंगे, ठीक है। हाइपोथर्मोफाइलस जो अबो 80 डिग्री बर्दाश्त करते हैं, जिनका ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद पीएच की या एसिडिटी या अल्कालिनिटी, इसकी वजह से भी बैक्टीरियल ग्रोथ ये ना अफेक्ट होती है। मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट पीएच, मतलब न्यूट्रल पीएच पे मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। फंगई क्या करते हैं? प्रेफर स्लाइटली एसिडिक पीएच 4 to 6। एक्सट्रीम एसिडोफाइलस कैन सर्वाइव एट वेरी लो पीएच। एग्जांपल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एच पाइलोरी है ना, ये किस पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं? वेरी लो पीएच पे, ठीक है। कौन सा? एच पाइलोरी हम बोलेंगे, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। आपको पढ़ना होता है ये एच पाइलोरी, ये आपको पढ़ना है आगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या करना है आपको, ये कैसे अफेक्ट करता है? माइक्रोब्स नीड प्रॉपर सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, ठीक है। जो माइक्रोब्स है ना, इनको प्रॉपर सॉल्ट होना चाहिए, मतलब सल्यूट एंड सॉल्वेंट अच्छे से होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। अगर सेल के अंदर सल्यूट ज़्यादा होगा, ये सेल है, इसके अंदर नमक या शुगर ज़्यादा हुआ तो जो वाटर है ना वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सल्यूट अंदर ज़्यादा हो गया। दैट वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर सल्यूट ज़्यादा होगा अंदर, ठीक है, तो वाटर बाहर निकलेगा। आई बात समझ? तो जो वाटर बाहर निकलेगा, सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, तो ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। हाई सॉल्ट शुगर काजेज वाटर टू मूव आउट ऑफ द सेल्स प्लाज्मोलिसिस, जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बोला, इनहिबिट्स ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद हेलोफाइलस सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया जो होते हैं कैन सर्वाइव इन हाई सॉल्ट कंडीशन। उसके बाद ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैनेज कर लेना। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन नीड्स माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड एज, मतलब किन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए, किन को नहीं चाहिए, तो उनको हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप, कौन सा माइक्रोब और ऑक्सीजन नीड, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। अगर हम ओब्लिगेट एरोब्स, ओब्लिगेट का मतलब जो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, ज़रूरी ऑक्सीजन है तो दे रिक्वायर ऑक्सीजन। ओब्लिगेट एनारोब्स, ओब्लिगेट एनारोब्स मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर उनको होगा तो मर जाएंगे, किल्ड बाय ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोब्स, देखो फैकल्टेटिव का मतलब होता है वो उसके अगर उसको ऑक्सीजन होगा उससे भी रह सकता है, अगर नहीं होगा तब भी रह सकता है, ठीक है। देखें ग्रो विद और विदाउट ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट मैक्रोफाइलस। क्या है?
हाँ मैक्रो एक्रोफाइल्स है, मैक्रो एक्रोफाइल्स है, ठीक है। नीड स्मॉल ऑक्सीजन, इनमें थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए। एरो टॉलरेंट एनारोब्स, टॉलरेट ऑक्सीजन बट डज नॉट यूज इट, ठीक है। वो टॉलरेट करते हैं ऑक्सीजन लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ओब्लिगेट एरोबस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ओब्लिगेट एनारोबस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, फैकल्टेटिव एनारोब इकोलाई, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब, फैकल्टेटिव एनारोब मतलब ये ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकता है, विद ऑक्सीजन भी रह सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मैक्रो एक्रोफाइलस एच पाइलोरी, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलो जो कि अभी मैंने आपको बोला, जो कि लोवेस्ट पीएच पे सर्वाइव कर सकता है, लो पीएच पे। एरो टॉलरेंट एनारोब लैक्टोबैसिलस, ठीक। एग्जाम्पल इज याद रख लेना अच्छे से, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है ग्रोथ को, दैट्स लाइट। फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स, एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जिनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, या ना ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जिनको लाइट ज़रूरी है फॉर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस करनी है तो लाइट ज़रूरी है। यूवी लाइट कैन किल और म्यूटेट माइक्रोब्स बाय डैमेजिंग डीएनए। देखो यूवी लाइट कैसे अफेक्ट करेगा, अगर यूवी लाइट हम डालेंगे माइक्रोब से तो इनका डीएनए, हमारा डीएनए भी तो डैमेज होता है, ठीक है। कैंसर्स होते हैं तो इनका क्यों नहीं होगा, डीएनए डैमेज होगा तो म्यूटेशन हो जाएगी, ग्रोथ नहीं हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है दैट्स प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेज, लाइक हम यूज़ करते हैं केमिकल्स लाइक एंटीबायोटिक्स, हम करेंगे डिसइंफेक्टेंट्स मतलब जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को, ठीक है। एंड हैवी मेटल्स कैन इनहिबिट और किल माइक्रोब्स। उसके बाद स्टैनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस साल एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। स्टैनिंग जो मैं आपने पहले आपने पढ़ा ना, ग्रेम स्टैनिंग, एसिड फास्ट स्टैनिंग, वो अब हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेनिंग हम क्यों करते हैं, ये एक प्रोसेस है, इसमें हम माइक्रोब्स को कलर करते हैं। क्या करते हैं, कलर करते हैं, किससे, एक डाई होता है उसकी वजह से, या तो एक या बहुत सारे डाइज हम यूज़ करते हैं ताकि जो माइक्रोब्स है वो विजिबल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि हमें नहीं दिखते अंडर माइक्रोस्कोप। तो स्टेनिंग की वजह से ये हेल्प करता है, स्टेनिंग हेल्प करता है इंक्रीजिंग कंट्रास्ट, डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, जो हमें नहीं दिखते वो हमें दिखते हैं। और स्टेनिंग की वजह से हम बहुत सारे माइक्रोब जो है, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में हम देख सकते हैं, उनके साइज़ के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसकी वजह से, स्टेनिंग की वजह से। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेनिंग जो कि आपके एग्जाम से ना सिलेबस में है। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सारा सिलेबस में है, सिलेबस के बाहर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, सिंपल स्टैनिंग फर्स्ट टाइप है, ठीक है। अब सिंपल स्टैनिंग इसमें क्या होता है, स्टैनिंग प्रोसेस है डेट यूज इज ए सिंगल डाई, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सिंपल स्टैनिंग में हम खाली एक डाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर्पज़ क्या रहता है हमारा, गोल क्या रहता है, मकसद क्या रहता है, टू सी द शेप साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। इससे हम देखते हैं शेप क्या है बैक्टीरिया का, साइज़ क्या है एंड अरेंजमेंट क्या है बैक्टीरिया में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स, मिथाइलिन ब्लू डाई यूज़ करते हैं हम, क्रिस्टल वायलेट ये स्टेन हम यूज़ करते हैं, या सेफरानिन स्टेन हम या डाई यूज़ करते हैं। स्टेन या डाई एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें हम ये वाले डाई यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, कोकाई है, ठीक है, क्या बेसिला है, क्या स्पाइरलम है, ठीक है, वो आपने अभी देखा। यहाँ पे ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कैसे हम करते हैं, ये डिपेंड करते हैं ऑन द टाइप ऑफ बेसिक डाई यूज्ड। हमने ऊपर देखे 3 डाई, ठीक है, कौन कौन सा, क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू या सेफरानिन, ठीक है। अगर हमने क्रिस्टल वायलेट डाई यूज़ किया तो वहाँ पे कौन सा कलर आएगा, पर्पल कलर, ठीक है। अगर मिथाइलिन ब्लू डाई यूज़ किया तो ब्लू कलर दिखेगा वहाँ पे। अगर सेफरानिन कलर किया यूज़ तो पिंक रेडिश कलर दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 कलर याद रख लेना, ये 3 डाइज याद रख लेना। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मैं ऐसे ही बताऊँगा। जो बैक्टीरिया है ना उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टेन करते हैं विद डाई। और जो बैकग्राउंड होता है, मतलब जो बैकग्राउंड होता है पीछे वाला जिसमें हम बैक्टीरिया रखते हैं, वो क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, तभी हमें वो दिखेंगे ना, ठीक है। अगर वो मतलब कलर्ड होगा तो फॉर एग्जांपल अगर वो कलर होगा ब्लू, क्या होगा, कलर ब्लू, बैकग्राउंड अगर ब्लू कलर होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आप लोगों ने मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया,
तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो वो भी कलर भी ब्लू, तो जो बैक्टीरिया का कलर है वो भी ब्लू आएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए बैकग्राउंड क्या रखना है आपको, कलरलेस रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंपल स्टैनिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है दैट्स डिफरेंशियल स्टैनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। uses two or more dyes to differentiate between types of bacteria or structures। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा डाइज का यूज़ करते हैं, वो हम अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम उनके दरमियान हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू टाइप्स। यहाँ पे जो डिफरेंशियल स्टैनिंग है ना, इसमें दो टाइप्स है जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था थोड़ा सा, ग्रेम स्टैनिंग और एसिड फास्ट स्टैनिंग। पहले हम क्या देखेंगे, ग्रेम स्टैनिंग। जो ये ग्रेम स्टैनिंग है ना, दिस इज मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल स्टैन, ठीक है। ये हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। यह हम क्यों यूज़ करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेन ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इनको हम ये डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट होंगे दोनों एक सैंपल में तो तब करेंगे यूज़। अगर पता ही है हमें खाली वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव है तब नहीं यूज़ करेंगे। अगर हमें जानना है क्या इसमें ग्राम पॉजिटिव भी मौजूद है, क्या इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी मौजूद है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम स्टैनिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, यहाँ पे देखो पहले हम देखेंगे ग्राम जो पॉजिटिव होते हैं ना वो दिखते हैं हमें पर्पल, डार्क पर्पल, मैंने आपको बोला था ऊपर डार्क पर्पल इन कलर। जो ग्राम नेगेटिव है वो पिंकिश इन कलर दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको प्रिंसिपल में यहाँ पे आपको समझाऊंगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्रिंसिपल आपको क्या करना है, आपको बैक्टीरिया का एक कॉलोनी लेनी है, ठीक है। एक स्लाइड पे लेना है इस तरह, इस पे बैक्टीरिया कॉलोनी लेनी है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, ये ग्राम पॉजिटिव है, मैं यहाँ पे अलग अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एक ही मैंने लिया, ये ग्राम पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। मैं प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टैनिंग आपको बता रहा हूँ कैसे ये काम करता है, कैसे हमें पर्पल दिखता है ग्राम पॉजिटिव, कैसे हमें पिंकिश या रेडिशन कलर दिखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, इनमें सेल वॉल होगा, हाँ होगा। जो सेल वॉल होता है ना उसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, इनमें 90% होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। 90% जो जितने भी सेल वॉल कंपोनेंट्स हैं ना, 90% ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन कनेक्ट द सेल वॉल, ठीक है। मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन कितना पोर्शन लेता है, 90%। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, इनमें लेता है ओनली 10% जगह, ठीक है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ग्राम पॉजिटिव का, ठीक है, ये होता है 90% इसमें, लेकिन कम किस में होता है, ग्राम नेगेटिव में। अब डिफरेंशिएट आप मतलब डिफरेंस समझ आया आपको अच्छे से, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मतलब अगर पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें 90% होगा तो सेल वॉल थिक किस में होगा, ग्राम पॉजिटिव में। ये तो सिंपल सी बात है, मैं आपको सेल वॉल अब बना रहा हूँ। ये इसमें सेल वॉल येलो कलर का, ठीक है, ये मैंने थिक बनाया, इसमें क्या होगा, थिन, इसमें थोड़ा सा मैं बनाऊंगा, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में थिन सेल वॉल, जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें थिक सेल वॉल, क्योंकि 90% पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इसमें 10% होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको आपको पहले प्राइमरी स्टैनिंग करनी है। क्या करनी है, प्राइमरी स्टैनिंग। वो हम क्रिस्टल वायलेट से करते हैं, किससे, क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट आपने डाला इस पर भी डाला, ठीक है। अब जो क्रिस्टल वायलेट है वो सेल वॉल के अंदर आ गया, ये क्रिस्टल वायलेट में बना रहा हूँ यहाँ पे, इसमें भी आ गया क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। ये प्राइमरी डाई है, यहाँ प्राइमरी डाई यूज़ करते हैं। अब जो एक क्रिस्टल वायलेट है इससे कौन सा कलर इस पे आएगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया पर्पल कलर आता है ना क्रिस्टल वायलेट से, प्लीज़ ये याद रख लो एक बार, ये वाला पर्पल कलर आया। इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, क्रिस्टल वायलेट गिव्स पर्पल कलर। तो ग्राम पॉजिटिव में भी पर्पल कलर आएगा और ग्राम नेगेटिव में भी पर्पल कलर आएगा। तो सर आपने यहाँ पे क्यों बोला जो ग्राम नेगेटिव है वो कौन से कलर के होते हैं, मैंने आपको बोला था वो रेडिश या पिंकिश इन कलर। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ, रेड कलर या पिंक इन कलर। तो कैसे बोला मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी हमने एक ही स्टेप किया। पहला स्टेप क्या है, प्राइमरी स्टैनिंग विद द क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। तो कौन सा कलर दिखा आपको, पर्पल कलर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उसके बाद हम डालते हैं इसमें आयोडीन सोल्यूशन। क्या डालते हैं,
आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन का क्या काम होता है? इट इंटरेक्ट्स विद द क्रिस्टल वायलेट आयन्स, ठीक है। जो ये क्रिस्टल वायलेट अंदर है सेल वॉल में, ये इनके साथ हमने क्या डाला उसके बाद आयोडीन, आयोडीन इसके साथ आया, ये इंटरेक्ट करेगा क्रिस्टल वायलेट के साथ और वहाँ पे आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? आयोडीन कॉम्प्लेक्स। जो ये आयोडीन हमने इस्तेमाल किया ना, एक सोल्यूशन है, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं ग्रामस आयोडीन। क्या बोलते हैं? ग्रामस आयोडीन। ये क्या करता है? इंटरेक्ट विद द क्रिस्टल वायलेट आयन्स और वहाँ पे क्रिस्टल बनाएगा। यहाँ पे भी बनाएगा ना, नेगेटिव में भी, हाँ यहाँ पे भी ये बनाएगा, ठीक है। अब नज़र रखो इधर। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, जो आयोडीन है ना, ये होता है एक ट्रैपिंग एजेंट, मतलब ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बना वहाँ पे? आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब जो ये आयोडीन कॉम्प्लेक्स है, इसको हमें वॉश आउट करना है, इसको हमें बाहर निकालना है, इसको हमें बाहर निकालना है। कैसे निकालते हैं? हम यूज़ करते हैं, देखो अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए इसको, अभी हम नहीं कर पाए क्योंकि दोनों का कलर क्या है? पर्पल कलर, ठीक है। तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम इन दोनों को डीकलराइज कर देंगे और देखेंगे कौन डीकलराइज होगा। हम क्या करेंगे इसमें? ऐड डीकलराइजर। क्या करेंगे हम? ऐड डीकलराइजर। अब जो डीकलराइजर है, इसमें हम यूज़ करते हैं या तो अल्कोहल या हम एसीटून का यूज़ करते हैं, एसीटून, या तो हम दोनों का यूज़ करते हैं। अब यूजुअली हम दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है, या हम अलग अलग भी कर सकते हैं एज अ डीकलराइजर। जब हमने ये डाला, ये जो एसिड अल्कोहल है ना या एसीटून, ठीक है, ये जो पहले कॉम्प्लेक्स होता है ना आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये वॉश आउट नहीं होगा वाटर की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए हम डीकलराइजर अल्कोहल या एसीटून दोनों का यूज़ कर सकते हैं या एक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वॉश आउट करता है, इनको क्या करता है? वॉश आउट। अब जो ये कॉम्प्लेक्स है इन ग्राम नेगेटिव, ये जो आयोडीन कॉम्प्लेक्स है इन ग्राम नेगेटिव, ये अच्छे से बाहर निकलता है। क्यों? ड्यू टू इट्स थिन सेल वॉल, ठीक है, थिन सेल वॉल होता है, ये ट्रैप नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बाहर निकलता है। अब ये कलरलेस बन जाता है। क्या बन गया? कलरलेस, ड्यू टू डीकलराइजर। अब जो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें थिक सेल वॉल होता है। ये जो अल्कोहल या एसीटून है, ये इसको बाहर नहीं वॉश आउट नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है, तो वहाँ पे ये रह जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव का अब कौन सा कलर रहा? पर्पल कलर। लेकिन नेगेटिव का अभी वो कलरलेस है, अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ठीक है। तो लास्ट में हम, लास्ट स्टेप है, दैट्स फोर्थ स्टेप, हम इसमें काउंटर स्टेन करते हैं विद सैफरानिन। सैफरानिन कौन सा कलर देगा? अभी मैंने आपको बोला पिंक या रेड कलर, ये देखो सैफरानिन से हम इसको क्या करते हैं? काउंटर स्टेन, मतलब हम दोनों को सैफरानिन ऐड करते हैं। ये जो पॉजिटिव है ना, ये बनता है डार्क पर्पल कलर, ठीक है, और जो नेगेटिव है ये रहता है रेड पिंकिश कलर। ये रहा फोर्थ स्टेप, ये रहा आपका ग्राम स्टेनिंग। अच्छे से आपको समझ आया होगा ठीक है, ये मैंने पढ़ा है आपको। अब यहाँ पे देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल कंटेन्स थिकर पेप्टाइड रेगुलेटर 90% ऑफ अदर सेल कंपोनेंट्स देन ग्राम नेगेटिव ओनली 10%, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव प्लीज़ ये याद रख लेना, क्योंकि आज तक नहीं हुआ होगा आपको याद, अब याद रख लेना। और नहीं पता भी नहीं होगा कौन सा ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव, अब याद रख लेना, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके बाद बैसिलस एंथ्रासिस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया एट्सट्रा, ये रहे ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम नेगेटिव निसीरिया गुनीरिया, सीडोमोनास एरुगिनोसा, नाम अजीब है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एट्सट्रा, ये रहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड नोकार्डिया स्पीशीज़, इनको हम यूज़ करते हैं। अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया था, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा? रेड ब्राइट कलर। अगर नॉन एसिड फास्ट, ब्लू या डार्क कलर दिखेगा। डाइज कौन सा हम यूज़ करते हैं? कार्बन फ्यूशन एसिड, अल्कोहल या मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ग्राम स्टेनिंग, मुझे आपको अच्छे से बताना था, वो मैंने बताया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ईजी है, बाकी स्पेशल स्टेनिंग तीसरा टाइप है इसमें, स्पेशल स्टेनिंग Spatial staining is used to highlight specific structures or microorganisms that are not easily seen with simple or differential staining। देखो, या तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है, जो हमें सिंपल स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग से पता नहीं चलते हैं, ठीक है। तो हम किस स्टेन का यूज़ करते हैं? स्पेशल स्टेनिंग का। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल कंपोनेंट्स लाइक स्पोर्स, हम देखते हैं इससे टाइप ऑफ स्पोर, कैप्सूल्स या फ्लैजुला, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ स्पेशल स्टेनिंग, कैसे हम
इसके टाइप्स हम देखेंगे कैसे हम इनको स्टैंड करते हैं। अगर हम कैप्सूल्स देखने हैं, ठीक है, तो हमें कैप्सूल स्टैंड करना है। तो डेमोन्स्ट्रेट कैप्सूल अराउंड बैक्टीरिया, हमें टाइप ऑफ कैप्सूल दिखेगा, किस तरह है, कैसा है, अरेंजमेंट दिखेगा, किससे, कैप्सूल स्टैंडिंग से। डाई कौन सा हम यूज़ करेंगे, डाई यूज्ड इंडिया इंक और निग्रोसिन। बैकग्राउंड के लिए देखो, बैकग्राउंड मैंने आपको बोला है, सिंपल में क्या रखते थे हम, कलरलेस बैकग्राउंड। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को भी डाई यूज़ करना है, कौन सा, इंडिया इंक या निग्रोसिन बैकग्राउंड के लिए। और सेल्स के लिए हम कौन सा डाई यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वायलेट, ये आपको पता है, ये कौन सा कलर देगा, पर्पल कलर। उसके बाद अपीयरेंस, कैप्सूल अपीयरेंस एज ए क्लियर हेलो अराउंड द सेल। क्लियर हेलो मतलब वहाँ पे जून एक दिखेगी सेल के अराउंड, लाइक ये अगर सेल है, ठीक है, इसके अराउंड एक जून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे इस तरह दिखेगा, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लियर हेलो अराउंड द सेल। उसके बाद स्पोर स्टेन हम करेंगे, इसी का टाइप है। इसमें हम क्या करेंगे, टू आइडेंटिफाई एंडोस्पोर्स, डाई कौन सा यूज़ करेंगे, मेलाचिट ग्रीन स्पोर्स के लिए, सेफ्रेनिन सेल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपीयरेंस कैसी होगी, वहाँ पे ऑन ऑब्जर्वेशन स्पोर होंगे ग्रीन, सेल्स होंगे रेड या पिंकिश कलर, क्योंकि हमने स्पोर्स के लिए कौन सा यूज़ किया, मेलाचिट ग्रीन जो कि ग्रीन कलर देगा, और सेफ्रेनिन आपको पता ही है वो रेड या पिंकिश कलर देता है, ठीक है। फ्लैजिला स्टेन, आपको ये ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है, मैंने इजी बनाया है आपके लिए। फ्लैजिला स्टेन, फ्लैजिला को देखने के लिए तो डेमोन्स्ट्रेट फ्लैजिला, डाई कौन सा यूज़ करेंगे, लाइप्सन डाई। अपीयरेंस कैसी होगी, फ्लैजिला अपीयरेंस एज थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद न्यूक्लियर स्टेन टू शो न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड, ठीक, डाई यूज़ करेंगे बेसिक डाइज लाइक क्रिस्टल वायलेट और मिथाइलिन ब्लू। अपीयरेंस कैसी होगी, न्यूक्लियस स्टेन डार्क डी। सेल वॉल स्टेन, सेल वॉल को कैसे, टू आइडेंटिफाई सेल वॉल कंपोनेंट्स, डाई यूज्ड स्टाइल पायरिडीनियम क्लोराइड प्लस कॉन्गो रेड, ठीक है। अपीयरेंस क्या होगी, सेल वॉल अपीयरेंस रेड और पिंक। देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो स्टैंडिंग है ना, दैट्स ग्राम स्टैंडिंग, ठीक है। डिफरेंशियल स्टैंडिंग जो मैंने आपको पढ़ा है, एसिड फर्स्ट एंड ग्राम स्टैंडिंग, वो मैंने आपको अच्छे से, और सिंपल स्टैंडिंग भी ठीक है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ वन दैट स्पोर स्टेनिंग, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डन यहाँ पे लिखा है, पीछे अभी पढ़ा स्पोर को देखने के लिए। LPCB लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है क्या है, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग। ये एक स्पेशल स्टेनिंग है टेक्निक, ठीक है, जो कि यूज़ हम करते हैं ऑब्जर्व फंगाई, मोल्ड्स को देखते हैं या यीस्ट को। फंगाई में आते हैं ना दो क्लासिफिकेशन, लाइक मोल्ड इज मल्टीसेलुलर, यीस्ट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप इट हेल्प्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या दिखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं या मॉर्फोलॉजी देखते हैं या अरेंजमेंट देखते हैं, किसका, फंगल स्पोर्स एंड हाइफीज का, ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू डाई का, यहाँ पे इसमें कंपोनेंट ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड क्या है, फंक्शन, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड इसमें होता है, पहला लैक्टिक एसिड, ये प्रिजर्व करता है फंगल स्ट्रक्चर्स को, क्या करता है, बचाता है, प्रिजर्व करता है। फिनॉल ये एक्ट एज करता है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगा, मारेगा, वहाँ पे क्या बचेगा, फंगई। आई बात समझ, इसलिए हम फिनॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉटन ब्लू डाई, कॉटन ब्लू डाई क्या होता है, स्टेन करता है काइटिन को। सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन, ये उसी को स्टेन कर लेता है, सेल वॉल ब्लू कलर देता है उसको, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या करता है, प्रिवेंट ड्राइंग, मतलब ड्राइंग, क्योंकि इनके लिए मॉइस्ट ज़रूरी है फंगई के लिए, तो इसीलिए ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ड्राइंग। उसके बाद अपीयरेंस ऑन ऑब्जर्वेशन हमें क्या दिखेगा, फंगल हाइफी एंड स्पोर्स अपीयर ब्लू, क्योंकि हमने ब्लू कलर का यूज़ किया ये डाई। बैकग्राउंड रिमेन्स क्लियर, ठीक है, मतलब कलरलेस, क्लियर होता है। यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर्स लाइक, इसमें हम क्या क्यों ये यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाइफी, क्या ये सेप्टेड हाइफी है या नॉन सेप्टेड, आपने पढ़ा होता है। क्विनिडिया हम देखेंगे, एसेक्चुअल जो स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया जो क्या होता है, स्पोर सेक्स, ठीक है, स्पोर सेक्स जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेन दैट्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट, क्या, KOH माउंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट इज़ अ प्रोसेस फॉर द यीस्ट स्पेसिमेन एग्जामिनेशन। इसमें हम किसका ये एग्जामिनेशन करते हैं, यीस्ट के लिए। KOH इज़ एन एंजाइमेटिक एजेंट दैट हेल्प्स ब्रेक द स्पेसिमेन डेब्रिस इन ऑर्डर टू व्यू द यीस्ट मॉर्फोलॉजी। देखो इसमें हम क्या करते हैं, KOH क्यों यूज़ करते हैं, ये एक एंजाइमेटिक एजेंट है जो कि हेल्प करता है, अगर यीस्ट है ना उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने नेल्स उठाए, ठीक है, उसको हमने एग्जामिनेशन करना है, क्या इसमें यीस्ट प्रेजेंट है या नहीं, स्किन है या हेयर है, ठीक है,
जो नेल्स है इसमें क्या होता है, केराटिनिन, ठीक है। जो यीस्ट है उसके सेल वॉल में क्या होता है, काइटिन। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब जो ये KOH है, अगर फॉर एग्जांपल हमने नेल्स उठाए, ठीक है, नेल्स में हमें क्या चेक करना है, यीस्ट प्रेजेंट है या नहीं, हमें उसमें KOH डालना है। KOH क्या करेगा, ये केराटिनिन को ख़त्म करेगा, मतलब नेल्स को ख़त्म करेगा। वहाँ पे क्या बचेगा, खाली बचेगा यीस्ट, क्योंकि KOH डिज़ोल्व नहीं कर सकता है सेल वॉल में। जो काइटिन होता है यीस्ट में, ठीक है, उसको डिज़ोल्व नहीं करता है, लेकिन केराटिनिन को करेगा, ठीक है, इसीलिए हम KOH यूज़ करता है। ठीक, आई बात समझ, यही लिखा है यहाँ पे। डिटेक्ट्स फंगल एलिमेंट्स, हाइफी को हम देखेंगे, यीस्ट, स्पोर सेल्स इन क्लिनिकल सैंपल सच एज स्किन, नेल्स, हेयर, स्प्यूटम और वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रिंसिपल क्या रहेगा, जो KOH है ना, इज ए स्ट्रॉन्ग अल्कली दैट डिजॉल्व्स केराटिनिन, सॉरी केराटिनिन नहीं, केराटिन है, ठीक है। केराटिन को क्या करेगा, डिजॉल्व, अगर नेल्स उठाएंगे या हेयर्स है उसमें भी होता है। एंड अदर टिश्यूज मटेरियल प्रेजेंट इन द सैंपल, बाकी जो सैंपल में टिश्यू मटेरियल होंगे ना, उनको भी डिजॉल्व करेगा। बचेगा क्या वहाँ पे, द फंगल सेलवाज विच कंटेन्स काइटिन इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय KOH। मैंने अभी आपको बोला इट रिमेन्स इंटैक्ट, तो वहाँ पे हम अच्छे से फिल फंगल एलिमेंट्स देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपोजिशन क्या रहता है, हमें 10% KOH यूज़ करना है फॉर सॉफ्ट स्पेसिमेन्स। अगर सॉफ्ट स्पेसिमेन होगा, लाइक स्किन होगी या वेजाइनल सिक्रीशन होगा या स्प्यूटम होगा, उसको हम करेंगे ओनली 10% KOH यूज़। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है, पिछले साल भी हर साल आता है, 20%, 20 to 40% KOH यूज़ कब करेंगे, जब हार्ड स्पेसिमेन्स होंगे, लाइक नेल्स या हेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसी होगी अंडर माइक्रोस्कोप, फंगल हाइफी कैसे दिखेंगे, लॉन्ग ब्रांचिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यीस्ट सेल्स कैसे दिखेंगे, राउंड ओवल सेल्स, ठीक है। उसके बाद कल्चर इन मीडिया प्रिपरेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। अभी जो कल्चर मीडिया प्रिपरेशन है ना, इसमें लगेगा 10-20 मिनट बस, ठीक है, बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, कंटिन्यू कीजिए सर, मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं नहीं करूँगा कंटिन्यू, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।